हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज हम बात करेंगे कि शिक्षण संस्थानों में आरक्षण क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मतलब क्या है। तो शिक्षण संस्थानों में हमारे संविधान में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण जो है 15 के 4 से ही दिया जाना शुरू, यानी कि आर्टिकल 15 के 4 से ही दिया जाना शुरू कर दिया गया था। लेकिन जब से 15 का 5 आया है, उसमें मतलब आर्टिकल 15 का 5 आया है, उसमें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये शिक्षण संस्थान सरकारी या निजी हो सकते हैं, दोनों पर आरक्षण लागू किया जाएगा। लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि कुछ पक्ष में तर्क होते हैं और कुछ विपक्ष में तर्क होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे विपक्ष में तर्क की। तो पहले विपक्ष आरक्षण संस्थानों में क्यों नहीं होना चाहिए, इस पे बात करेंगे। क्योंकि अब क्या इन्होंने बताया है कि क्योंकि ये योग्यता का क्षेत्र है और ऐसी जगह पर जहाँ पर आप योग्यता को देखते हैं आरक्षण देंगे तो इससे शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता घटेगी। अगर सबसे बेहतर छात्र आपके कॉलेज में नहीं है तो आपके कॉलेज का जो प्रदर्शन परफॉर्मेंस है वो कम होगा और विश्व में जो तमाम शिक्षण संस्थान हैं उनमें आपके शिक्षण संस्थान की छवि कमज़ोर पड़ेगी। दूसरा कि अगर शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के आधार पर लोगों को ला रहे हैं तो हम योग्यता के साथ समझौता कर रहे हैं और जो योग्य छात्र हैं वो कहीं ना कहीं कुंठित होंगे। कई बार हम देखते हैं कि सामान्य वर्ग के किसी बच्चे से पूछा जाए कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो जैसे मान के जो आपने 12th पास किया है, बच्चे बोलते हैं कि हमने जो है आईटी की तैयारी की है, हमने एग्ज़ाम्स की तैयारी की है, हमारा सिलेक्शन आरक्षण के आधार पर नहीं हो पाया क्योंकि आरक्षण के कारण कम वालों का सिलेक्शन हो गया, हमारा रह गया। तो ऐसे में उस बच्चे के लिए सामाजिक न्याय, सामाजिक लोकतंत्र, सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसी बड़ी बड़ी अवधारणाओं से महत्वपूर्ण उसका अपना व्यक्तिगत लक्ष्य है। उसे लगता है मेरे जीवन का अवरोध आरक्षण है, मतलब उसको ऐसा लगता है। तो ऐसे बच्चों की मतलब कहीं ना कहीं प्रतिभाएं कुंठित और अवसाद ग्रस्त होते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ऐसे बच्चे जो जातीय भावना बड़ी मजबूती के साथ घर करनी शुरू कर देती है उनके मन मस्तिष्क में, यानी कि यहाँ पर जातिगत भेदभाव उत्पन्न हो रहा है, बंधुत्व की भावना कमजोर होती जाती है। कई बार ये भी देखा जाता है कि जो आरक्षित वर्ग का बच्चा है स्कूल कॉलेज में पहुंचता है और वहाँ उसके साथ भेदभाव का व्यवहार किया जाता है। बार बार उसे एहसास दिलाया जाता है कि तुम्हारे अंदर कोई योग्यता और क्षमता नहीं है, बल्कि तुम्हारा तो मतलब चयन इसलिए हुआ है क्योंकि तुम आरक्षित वर्ग से हो। इस आधार पर उसे डिमोरलाइज करने की कोशिश की जाती है। तो बच्चों के मनोविज्ञान के साथ कहीं ना कहीं आरक्षण गलत तरीके का प्रभाव डाल रहा है। तो आरक्षण के द्वारा कहीं ना कहीं शैक्षिक परिवेश में कहीं ना कहीं मनोविज्ञान पर, शिक्षण संस्थानों के प्रदर्शन पर जो है गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अगर कोई सच के रास्ते पर चलेगा तो कई बार उसे पक्ष विपक्ष में विभाजित करने की कोशिश की जाएगी। तो कई बार देखा जाता है कि बच्चे शिक्षा और शिक्षक जाति के आधार पर बटे हुए हैं। पक्ष में इसके अब देख लेते हैं। शिक्षा में आरक्षण ने कई तरीके की समस्याओं को जन्म दिया है, लेकिन आप सोचिए शिक्षा क्यों जरूरी है। असल में अगर शिक्षा में अड़चने आ जाएं, शिक्षा ही वो मात्र पूंजी है जिसमें किसी भी वंचित वर्ग के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सशक्तिकरण का रास्ता आप तैयार कर सकते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति सशक्त होना चाहता है तो उसके लिए होल सोल जो क्राइटेरिया है वो एजुकेशन है। शिक्षा प्राप्त लोगों के जीवन में अवसर भी अधिक होते हैं, लेकिन हमारे समाज में देखा जाता रहा है कि कुछ खास वर्गों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश नहीं मिल पाता था या शिक्षा के प्रति उनमें जागरूकता का अभाव था। ये पीढ़ी दर पीढ़ी बना हुआ था। जैसे आज से लगभग 20 से 25 साल पहले यादव जो समुदाय के बारे में अलग अलग तरीके के स्टीरियोटाइप इमेज थे। जैसे जब भी यादव समुदाय की छवि लोगों की नज़र में बनती थी तो एक गमछा डाले हुए, हाथ में डंडा और गाय भैंस के साथ में बनती थी। तो ग्वाले की जो छवि थी वो बनती थी। ऐसे में लोगों को बोला जाता था कि इनके पढ़ने लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ तक कि इस इमेज के आधार पर कुछ कहावतें भी बनी गई। कहा कि दिमाग 12 बजे खुलता है, ऐसा कुछ मतलब कहावत है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ।
यानी ये कहावतें कहाँ से बनी समाज में कि यादव लोगों का मस्तिष्क 12 बजे, सिखों का मस्तिष्क 12 बजे के बाद चलता है, इस तरीके की कहावतें इस समाज में बनी। इससे नुकसान क्या हुआ कि यादव समुदाय हम मान कर बैठ गया कि हमारे लिए शिक्षा वगैरह का कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरा, जो बच्चे या और भी लोग जो मतलब ऐसा सुनते हैं, उनका मॉरल मतलब क्या होता है, डाउन होता है, तो पढ़ाई से मन हटने लगता है। ऐसे में आरक्षण ने इन बच्चों की तादाद को बढ़ाया और आज की स्थिति सकारात्मक परिवर्तन मतलब दिखता है। रिजल्ट्स में टॉप में कोई ना कोई यादव लोअर कास्ट का नजर आ ही जाता है। अब ये टॉप आरक्षण के कारण नहीं कर रहे हैं, आरक्षण से तो कोई सेलेक्ट होता है, टॉप नहीं करता है कोई। शिक्षण संस्थानों में आरक्षण से उनके अन्य क्षेत्रों के प्रदर्शन में फर्क पड़ेगा, यानी वो अच्छे रोजगार प्राप्त करेंगे, अच्छे तरीके से उनके अंदर जागरूकता बढ़ेगी, उनकी सहभागिता बढ़ेगी, तो ऐसे लोगों या समूहों का विकास संभव हो पाएगा। इसलिए शिक्षा में आरक्षण आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा अन्य क्षेत्रों के प्रदर्शन को प्रभावित करती है। दूसरा, हमारे यहाँ बहुत से वर्ग रहे हैं जिनको शैक्षिक वर्गों से वंचित किया गया है, जिनको शिक्षा में आरक्षण की ज़रूरत महसूस की जाती है। तीसरा, यह भी देखा जाता है कि हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में सभी लोगों तक शिक्षा की पहुँच नहीं मतलब हो पाती है, तो आरक्षण के माध्यम से हम सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर सकते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, अब थोड़ा सा आप लिखना चाहिए चीज़, तो मैंने भी जो बताया समझाने के लिए था, ठीक है ना। अब आप जो है लिख सकते हैं, आप एक तरफ डालिए पक्ष, दूसरी तरफ डालिए विपक्ष। मैं सारे पहले पक्ष के पॉइंट बोलूंगी, फिर मैं विपक्ष के पॉइंट बोलूंगी, तो आप डालिए पक्ष और लिखिए। भारत में शैक्षिक असमानता बहुत ज़्यादा है, इसलिए आरक्षण द्वारा इसे कम कर सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा पॉइंट, शैक्षिक पिछड़ापन सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन का भी कारण है, इसलिए शिक्षा में भागीदारी से अन्य क्षेत्रों में वंचित वर्गों की स्थिति में सुधार होगा। तीसरा पॉइंट, शिक्षण संस्थानों में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है, विविधतापूर्ण परिवेश मिलेगा और इससे समानता की भावना और बंधुत्व का भी विकास होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, बेहतर शैक्षिक संस्कृति का विकास और समाज में सभी लोग साथ रह पाएंगे। विपक्ष के पॉइंट, शिक्षण संस्थान योग्यता के मानदंड पर आधारित नहीं होने चाहिए, नहीं तो शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विद्यार्थियों के मनोविज्ञान पर प्रभाव, प्रतिभाशाली सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों में कुंठा बढ़ती है। आरक्षण से लाभान्वित विद्यार्थी प्रायः उपेक्षा के शिकार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इससे जातिवादी भावनाएं प्रबल होती हैं जो सामाजिक विभाजन का कारण बनती है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा के राजनीतिकरण को बढ़ावा, इससे प्रदूषित शैक्षिक परिवेश होता है और शिक्षक और विद्यार्थियों का जातिगत आधार पर ध्रुवीकरण होता है। ओके, अब हम बात करेंगे निजी क्षेत्र में आरक्षण क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात क्यों की जा रही है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है 1990 के पहले सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी क्षेत्र की गतिविधियां ज़्यादा व्यापक रूप में देखी जाती थी। अधिकांश नौकरियां सरकारी क्षेत्रों में सृजन होती थी, निजी क्षेत्र की भूमिका ना के बराबर थी और इस वजह से निजी क्षेत्र में कोई नौकरियां खास किस्म की नहीं थी। सरकारी नौकरियां ही वहां पर मायने रखती थी। ऐसे में आरक्षण जो है सरकारी क्षेत्र में सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में जब दिया जाता था तो उसका सीधा प्रभाव वंचित वर्ग के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में दिखाई देता था। लेकिन 1990 के बाद जैसे जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका घटी और निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ी है, प्राइवेट सेक्टर जिस तरीके से एक्सपैंड कर रहा है यानी उसका विस्तार हो रहा है, अब अधिकांश नौकरियां आपको सरकारी क्षेत्रों में नहीं बल्कि निजी क्षेत्रों में देखने को मिल रही हैं। सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां लगातार सीमित होती जा रही हैं। पिछले कई दशकों से यानी 1990 के बाद कम से कम 3 दशकों से तो हम देख सकते हैं विभिन्न सरकारों के द्वारा सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों को सीमित किया जा रहा है और निजी क्षेत्रों में नौकरियां लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में अब देखा जा रहा है कि यहाँ आरक्षण का लाभ सरकारी नौकरियों के संदर्भ में वंचित वर्ग के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए यह मांग स्वाभाविक रूप में वहाँ उठती है और ऐसा नहीं है कि यह मांग बिल्कुल अलग है। मंडल आयोग के द्वारा भी निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात की गई थी, क्योंकि उनका यह मानना था आने वाले समय में निजी क्षेत्रों में भूमिका बढ़ेगी और सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां घटेंगी। तो ऐसे में निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग पर विचार करना चाहिए। तर्क ये भी दिया
जाता है, चूंकि सरकार का जो उद्देश्य है वह कल्याणकारी कार्य करना है और निजी क्षेत्रों में योग्यता के आधार पर लोगों की भर्तियां की जाती हैं। अब अगर ऐसी स्थिति होगी जो निजी क्षेत्र कहीं कहीं सामाजिक निजी क्षेत्र कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय के जो बुनियादी मूल्य हैं उनसे दूर होते जाएंगे, जबकि यह कहा जाता है कि निजी क्षेत्र का विस्तार सरकार के ही सहयोग और समर्थन से होता है। आज निजी क्षेत्र के तमाम तरीकों की छूट दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, प्रोत्साहन दिए जाते हैं, भूमि अधिग्रहण में उनको सहायता दी जाती है। ये परिवेश सरकार के द्वारा ही निर्मित किया जाता है, जिसकी वजह से लोग आगे बढ़ रहे हैं। और भारत जैसा देश जो समाजवादी देश है, वहाँ निजी क्षेत्र भी अगर आगे बढ़ गए हैं तो निजी क्षेत्रों को भी सामाजिक न्याय के सरोकारों से जुड़ना होगा। यह देश समाजवादी देश है जो हमारी प्रस्तावना कहती है, और ऐसे में अगर निजी क्षेत्र सामाजिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों से अपने को अलग थलग करने की कोशिश करते हैं तो सवाल तो उठेगा कि सरकार फिर उन्हें क्यों सहयोग करती है। जब भी वो मंदी के दौर में होते हैं, सरकार उनके लिए फाइनेंशियल पैकेज क्यों लेकर आती है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए भी ऐसी मांग की जाती है। वहाँ पर आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि वो सरकार से साधन संसाधन प्राप्त कर रहे हैं, समर्थन प्राप्त कर रहे हैं और इसलिए उनको भी सामाजिक कल्याण के लिए जो सरोकार हैं उनसे अपने आप को जोड़ने की ज़रूरत है। यह भी कहा जा रहा है कि निजी क्षेत्रों में अगर आरक्षण दिया जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं वर्तमान दौर में जो सामाजिक असमानता बढ़ रही है, उस बढ़ती सामाजिक असमानता को रोकने में मदद मिलेगी। इसलिए एक तरफ तो वो लोग हैं जो मांग कर रहे हैं कि आरक्षण जैसी जो नीतियाँ हैं वो निजी क्षेत्रों में भी होनी चाहिए, हालांकि दूसरी ओर इसके विपक्ष में तर्क देते हैं कि नहीं, निजी क्षेत्रों में आरक्षण कतई गलत है या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके पीछे जो लोग तर्क देते हैं उनका यह कहना है कि निजी क्षेत्र जो है वह लाभ केंद्रित है, वह कल्याण केंद्रित है ही नहीं। कल्याण का कार्य सरकार का है, निजी क्षेत्र का कार्य कल्याण करना नहीं है। तो ऐसे में निजी क्षेत्रों में अगर हम आरक्षण की बातों को थोप रहे हैं तो वह वर्तमान प्रतिस्पर्धी विश्व में, जहां पर निजी क्षेत्रों को भारतीय जो कंपनियां हैं उनको वैश्विक कंपनियों के मुकाबले अपने को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। आरक्षण के कारण उन्हें योग्यता के साथ समझौता करना होगा और यह उनके प्रदर्शन पर बुरा प्रभाव डालेगा। यदि भारत विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति बनना चाहता है तो निजी क्षेत्र के कार्यक्रम में सरकारों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह भी तर्क दिया जाता है कि निजी क्षेत्र ऐसा बिल्कुल नहीं कि सामाजिक न्याय के सरोकारों से बिल्कुल अलग थलग है। निजी क्षेत्रों के द्वारा कर राजस्व के रूप में सरकारों को काफ़ी वित्तीय समर्थन दिया जाता है और ये सरकार जब कर राजस्व प्राप्त करती है तो इसके जरिए अगर वह चाहे तो कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर सकती है। यही नहीं, निजी क्षेत्रों में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे नियम भी लागू हैं और उनके माध्यम से निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां अपने आय का एक निश्चित हिस्सा सामाजिक कार्यों में खर्च करती हैं और इसलिए वे पहले से ही इस तरीके के काम वहां पर कर रही हैं। तीसरा यह तर्क दिया जाता है कि निजी क्षेत्रों के ऊपर कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए, बल्कि निजी क्षेत्रों के लिए हमें यहाँ पर स्वैच्छिक रूप से ऐसे प्रावधान करने चाहिए कि अगर कोई निजी क्षेत्र अपने यहाँ आरक्षण लागू करता है तो सरकार के द्वारा उसे समर्थन दिया जाए और उसे ज़्यादा दबाव में रखकर कि नहीं, ये नियम बना दिए जाएं कि निजी क्षेत्रों को आरक्षण देना ही देना होगा या कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर का जो नेचर है उसके साथ कंप्रोमाइज़ करना होगा। बहुत से लोगों का यह कहना है कि अमेरिका जैसे देशों में डाइवर्सिटी बिल के जरिए अलग अलग राज्यों ने निजी क्षेत्रों में आरक्षण का प्रयास किया है, तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जब बात भारत की आती है तो तर्क दिया जाता है कि भारत में निजी क्षेत्रों में भी सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व जरूरी है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह बाध्यता के रूप में हो या फिर निजी क्षेत्रों की स्वेच्छा के रूप में हो, इस पर विमर्श करने की आवश्यकता है। कई ऐसे निजी क्षेत्र की कंपनियां भारत में हैं जो अपने यहाँ सामाजिक विविधता का ध्यान रखती हैं, यानी अपने यहाँ जब वो काम देती हैं तो उनमें वरीयता देती हैं, समाज के हर हिस्से के लोगों का प्रतिनिधित्व हो। जैसे टाटा कंपनी का अगर हम फीचर देखें तो टाटा कंपनी के नियमों में यह है कि वो अपने यहाँ स्वेच्छा से कोई नियम नहीं है, महिला SC/ST अल्पसंख्यक को वरीयता देते हैं और इसलिए निजी क्षेत्रों में बाध्यता के स्थान पर स्वेच्छा का भाव होना चाहिए। निजी क्षेत्र खुद ही प्रेरित हो
कि वो सामाजिक विविधता अपने कार्यस्थलों पर लेकर आए तो ये ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा। इसलिए कंक्लूजन ये निकलता है कि ये बात सही है, निजी क्षेत्रों में सामाजिक विविधता होनी चाहिए, लेकिन कठोर आरक्षण नीति के जरिए नहीं, बल्कि निजी क्षेत्रों की स्वेच्छा से होना चाहिए। और इसके लिए सरकारों को प्रेरित करना चाहिए निजी क्षेत्रों को कि वे आगे आएँ। हाल के वर्षों में ऐसी मांग निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग की जा रही है। मैंने भी आपको यही चीज़ बताई, वही आप चाहें तो लिख लीजिए। पहले भी मंडल आयोग ने सरकार से वित्तीय सहयोग प्राप्त करने वाले निजी क्षेत्रों में आरक्षण की सिफारिश की थी। ऐसी मांग पहले भी मैंने कहा की जा चुकी है कि निजी क्षेत्रों में जिनको सरकार से सहायता मिल रही है उनको आरक्षण दिया जाए। तो मैंने भी क्या बताया, पक्ष में विपक्ष में 2 मैंने तर्क बताया, जिसमें आप जो है पक्ष में तर्क को नोट कर सकते हैं। नोट के पहला आप लिख सकते हैं कि वर्तमान आर्थिक सुधारों के दौर में क्या है कि अधिकांश रोजगार निजी क्षेत्रों में सृजित हैं, सरकारी क्षेत्र में जबकि घट रहे हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र में मैंने क्या बताया, रोजगार सीमित हो रहे हैं, जबकि अब बोला जा रहा है कि अभी आरक्षण नीति का उद्देश्य पूरी तरह प्राप्त नहीं हो पाया है। अभी भी आरक्षण मैंने कहता है पूरी तरह प्राप्त नहीं हो पाया है। तो इसलिए दूसरा आप पॉइंट लिख सकते हैं कि विश्व के अनेक देशों में भी ऐसे पहल देखे जा रहे हैं। अमेरिका में डाइवर्सिटी बिल के माध्यम से निजी क्षेत्रों में आरक्षण दिया जा रहा है। भारत में भी आरक्षण होना चाहिए, इसलिए लोगों का ऐसा डिमांड है। निजी क्षेत्र में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए अवसर सीमित होने चाहिए, इसलिए निजी क्षेत्र में भी आरक्षण सामाजिक प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि निजी क्षेत्र भी सार्वजनिक संसाधनों का उपभोग करते हैं, सरकार से अनेक रूप में सहायता प्राप्त करते हैं, अतः वे सामाजिक दायित्व से स्वयं को अलग नहीं कर सकते हैं। विपक्ष में मैंने क्या बताया था कि भारत की जो तमाम वित्तीय दबाव समूह जैसे एसोचैम, फिक्की, इस तरीके के समूहों का यह कहना है कि अगर निजी क्षेत्रों में आरक्षण को बाध्यता के साथ लागू किया गया तो निजी क्षेत्रों की कुशलता प्रभावित होगी, उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित होगी, वैश्विक स्तर पर भारत के प्रदर्शन में गिरावट देखी जाएगी। तो विपक्ष में तर्क क्या दिया जाता है, पहला पॉइंट लिख सकते हैं आप, एसोचैम और फिक्की जैसे निजी क्षेत्र के संगठनों द्वारा ऐसे मांग का विरोध किया जा रहा है क्योंकि इससे निजी क्षेत्र की कुशलता और प्रतिस्पर्धात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा। वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने के लिए निजी क्षेत्र की स्वतंत्रता आवश्यक है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि निजी क्षेत्र लाभ के उद्देश्य से संचालित होते हैं, कल्याणकारी कार्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आते हैं, इससे नकारात्मकता बढ़ेगी कि निजी क्षेत्रों में अगर हम आरक्षण की बात करते हैं तो निजी क्षेत्रों की लाभदायकता और कुशलता अगर प्रभावित होती है यानी उनकी बाध्यता होती है, तो ऐसी स्थितियों में यहाँ पर निजी क्षेत्रों के द्वारा जो इनको बढ़ावा मिलना चाहिए तो उचित रूप में बढ़ावा नहीं मिल पाएगा। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट क्या बता सकते हैं कि निजी क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप अगर बढ़ेगा तो भारत में आर्थिक परिवेश उपयुक्त नहीं रहेगा, निवेश अवसर क्या होंगे, फिर सीमित होंगे। तो यह माना जाएगा कि यहाँ सरकारों की दखलंदाजी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, इसलिए निजी क्षेत्रों में आरक्षण की जो मांग है वह उचित नहीं है। निजी क्षेत्र जो है योग्यता तंत्र के आधार पर मेरिटोक्रेसी के आधार पर कार्य करते हैं, वहाँ जो है उस क्षेत्र की जो बुनियादी विशेषता है उसके साथ समझौता नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता सकते हैं, निजी क्षेत्र की विशेषता यह है कि योग्यता पर आधारित क्षेत्र है, मैंने भी बताया, आरक्षण से इसकी बुनियादी विशेषता प्रभावित होगी, आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि संविधान में निजी क्षेत्रों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि निजी क्षेत्र द्वारा सामाजिक न्याय के लिए योगदान जैसे कर, CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सार्वजनिक निगम उत्तरदायित्व, वही तो इनके माध्यम से पहले से ही ये किया जा रहा है, इन पर वार्ता बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसका अगर निष्कर्ष निकालें तो हम यह समझ लें कि भारत में समाजवादी शासन देखा जाता है, ऐसे में आवश्यकता है कि निजी क्षेत्रों को भी सामाजिक सरोकारों से जुड़ना आवश्यक है। तो निष्कर्ष के रूप में आप क्या लिख सकते हैं कि भारत में समाजवादी शासन है जहां निजी क्षेत्र भी सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक की भूमिका में हो, लेकिन इसके लिए उन्हें बाध्य करना उचित नहीं है, बल्कि निजी क्षेत्रों में कार्यस्थल पर सामाजिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इस तरीके से सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर सामाजिक न्याय के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता करते हैं। निजी क्षेत्रों की मूल विशेषता प्रभावित नहीं होगी, वे अपनी विशेषता को बनाए रखते हुए बिना किसी बाध्यता के, बिना किसी दबाव के वे अपने कार्यस्थल पर सामाजिक विविधता को बनाने का प्रयास करें, यानी अपने यहाँ पर वंचित वर्गों को
काम पर रखें। अगर वो ऐसा स्वैच्छिक रूप में करते हैं तो दोनों उद्देश्य पूरे होंगे, ना तो निजी क्षेत्र की बुनियादी विशेषता के साथ समझौता होगा और ना ही सामाजिक न्याय का उद्देश्य अधूरा रह पाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि क्या धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे यहाँ 1990 के बाद ये देखा गया कि मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति सबसे वंचित स्थिति में थी। मुस्लिम समाज में सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन बहुत ज़्यादा था। हिंदू समाज में देखा गया कि यहाँ पर जो आरक्षण का लाभ था वह प्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित जातियों को मिल रहा था, लेकिन अनुसूचित जातियाँ उस रूप में अन्य धर्मों में नहीं पाई जाती हैं, तो इसलिए उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। अनुसूचित जातियाँ हिंदू समाज में थीं और इसलिए उनको आरक्षण का प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा था। दूसरा, यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्गों को भी आरक्षण का लाभ मिल रहा था। बड़ी संख्या में जो लोग ओबीसी थे, मतलब उनको भी लाभ मिल रहा था। अन्य धर्मों में जो अन्य पिछड़ा वर्ग थे उनको बहुत सीमित अर्थों में आरक्षण का लाभ मिलता रहा। इसके पीछे तर्क ये रहा है कि केवल हिंदू समाज में ही जाति व्यवस्था देखी गई है और मुख्यतः हमारे यहाँ जो आरक्षण दिया गया है वह जाति के आधार पर दिया गया है। मुख्यतः ऐसा नहीं है कि मतलब केवल जाति को ही आधार बनाने की बात की गई थी। मंडल आयोग ने तो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की वकालत की थी। उसी आधार पर ओबीसी समूह को भी आरक्षण मिला था। तो हमारे यहाँ पर अन्य जो धर्म या धार्मिक समुदाय हैं वहाँ वहाँ इसलिए आरक्षण नहीं मिल पाता क्योंकि वहाँ सामाजिक असमानता धर्म के अंदर सामान्य रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, जबकि हिंदू समाज में जाति व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है और इसकी वजह से यहाँ पर आरक्षण की बात की जाती है। लेकिन 90 के बाद एक महत्वपूर्ण समिति का गठन किया गया, सचर समिति। जस्टिस राजेंद्र सचर की अध्यक्षता में सचर समिति बनी और उनसे यह पूछा गया कि आखिर मुसलमानों की स्थिति भारत में कैसी है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में जितने भी धार्मिक समुदाय हैं उनमें सर्वाधिक सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन मुस्लिम समुदाय में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा, अपनी आबादी के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व सार्वजनिक क्षेत्र में कहीं भी नहीं देखा जा रहा है। उन्होंने कहा लगभग 16% या उस वक्त तो 14.1% थी, अब लगभग 16% है। तो इतनी आबादी थी मुस्लिम समुदाय की है, लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा में केवल 4% मुस्लिम देखे जाते हैं। ठीक इसी तरीके से आईपीएस में केवल 3% मुस्लिम है, यानी उनकी आबादी के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है और उनका पिछड़ापन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सचर समिति ने कहा इसलिए इन्हें सकारात्मक संरक्षण की ज़रूरत है। इसके लिए सकारात्मक भेदभाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आगे चलकर जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ। यह आयोग भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक आयोग के नाम से जाना जाता है। रंगनाथ मिश्रा आयोग ने यह रिकमेंडेशन दिया कि भारत में धार्मिक रूप में जो अल्पसंख्यक हैं, यानी जो गैर हिंदू हैं, उनकी स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है और इसलिए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने 15% आरक्षण देने की बात की थी धार्मिक रूप में अल्पसंख्यकों को, जिसमें 10% आरक्षण मुस्लिम समुदाय के लिए और 5% अन्य धार्मिक समुदाय यानी जो क्रिश्चियन से बिलोंग करते थे, बौद्ध, जैन धर्म ये सब चीज़ें बिलोंग करने वाले लोगों को वहाँ पर दिया गया। इस तरीके से वहाँ पर आरक्षण की बात की गई। हालांकि जब यह मुद्दा सामने आया तो इस पर विवाद बढ़ता चला गया। विवाद ये देखा गया कि यहाँ पर अधिकांश लोगों ने धर्म के आधार पर आरक्षण को गलत माना। क्यों गलत माना? कहा गया कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात ही नहीं की गई है, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की बात की गई है। भारत में अगर अनुसूचित जातियां पिछड़ी हैं तो इसलिए नहीं कि उनका धर्म क्या है, बल्कि इसलिए पिछड़ी हैं कि जातिगत व्यवस्था में उनके ऊपर कई तरीके की नियोक्ताएं लगाई गई थी। इस रूप में अगर हम भारत के अलग अलग धर्मों के बीच रिश्ते को देखें तो भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव या श्रेष्ठता या अधीनता का भाव नहीं देखने को मिलता है। यहाँ तो उल्टा है। मुस्लिम समाज तो यहाँ शासक वर्ग रहा है। पूरे मध्यकाल में मुस्लिम शासकों के द्वारा मुस्लिम शासकों के द्वारा ही रूल किया जाता रहा है। इसलिए ऐसा कहीं भी नहीं है कि हिंदू समाज या अन्य धार्मिक समाज के द्वारा मुस्लिम समुदाय को पृथक किया गया है या उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया गया है, उनके साथ पिछड़ेपन का व्यवहार किया गया है। तो धर्म के आधार पर कहीं भी भेदभाव भारत में नहीं पाया जाता है।
तो मुसलमानों की जो स्थिति है वह सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर नहीं मानी गई है। इसलिए संविधान में भी कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है, बल्कि संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है वह सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए है। धर्म के आधार पर आरक्षण बिल्कुल गलत है, ऐसा यहाँ पर माना गया। अलग अलग न्यायालयों में ये मामले भी पहुंचे। कुछ राज्यों के सरकार द्वारा धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 5% का आरक्षण मुस्लिम समाज को देने की बात की गई। केरल सरकार के द्वारा इसी प्रकार आरक्षण देने की बात की गई। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा भी ऐसा ही प्रावधान किया गया, लेकिन ऐसे तमाम जो प्रावधान राज्य की सरकारों के द्वारा किए गए, न्यायालयों ने उन्हें एकदम से निरस्त कर दिया। इसके पीछे जो तर्क दिया गया कि धर्म के आधार पर संविधान आरक्षण की बात ही नहीं करता है और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, लेकिन हाँ, जातियों के आधार पर जरूर भेदभाव होता है। एक क्लियर स्टैंड जो कि आज तक बना रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन समस्या इसलिए है कि मतलब जटिल मुद्दा इसलिए है क्योंकि भारत में जो अलग अलग धार्मिक समुदाय हैं उनमें भी जातिगत व्यवस्था पाई जाती है। हालांकि सामान्य रूप में यह माना जाता है कि जाति व्यवस्था केवल और केवल हिंदू समाज की विशेषता है, लेकिन ये कहना गलत है क्योंकि जब अलग अलग धार्मिक प्रभाव भारत में बढ़ा, जैसे जब मुस्लिम ईसाई धर्म यहाँ पर आया तो मुस्लिम धर्म से प्रभावित होकर बड़ी आबादी भारत में रहने वाली जो हिंदुओं की थी या अन्य जनजातियों की थी, उनके द्वारा इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराया गया, ईसाईयत में धर्म परिवर्तन कराया गया। लेकिन इस धर्म परिवर्तन के बावजूद लोगों ने स्थिति में कोई खास अंतर नहीं आया। जैसे भारत में बहुत से वंचित वर्ग लोग यानी अनुसूचित जातियों के लोगों ने यह सोचा कि हिंदू समाज में उनके साथ अछूत का व्यवहार होता है। ऐसे में ईसाई धर्म में चर्च में कहीं यह प्रतिबंध नहीं है, वहाँ पर उच्च या निम्न जाति के लोग प्रवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस्लाम में नमाज करते समय मस्जिद में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे में यह देखा गया है कि जो तबका था जो भारत में वंचित स्थिति में हिंदू समाज के तहत था, अनुसूचित जाति थी, ओबीसी थी, उसने अपना जब धर्म परिवर्तन किया इस्लाम या ईसाईयत में तो उनकी सामाजिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। मान लीजिए कि जैसे जो एक कोई सुरेश नाम का व्यक्ति ले लीजिए या कोई भी नाम आप ले सकते हैं, मैं ऐसे ही नाम ले रही हूँ, सुरेश ले लेती हूँ। सुरेश मान के चलिए कि एससी है, हिंदू से मुस्लिम या ईसाई घोषित कर दिया गया है, तो क्या ऐसा करने से सुरेश को लेकर लोगों का व्यवहार बदल जाएगा? नहीं बदलेगा व्यवहार। उन्होंने केवल अपना धर्म बदला है। लोग तो अभी भी उस परिवार को, समाज को उसी रूप में मतलब मानते हैं। ये स्पष्ट हैं, वंचित हैं, ये सब चीज़ें देखा गया कि अलग अलग धार्मिक समुदायों में एक स्त्रीकरण बनता गया। जैसे अगर मुस्लिम समाज में बात करें तो उनमें भी एक स्त्रीकरण देखने को मिलता है। सबसे बेहतर मुस्लिम अशरफ को माना गया है। फिर अशरफ हैं, ठीक है ना, यानी जो विदेशी मुस्लिम हैं यहाँ पर हैं, तो के ईरानियन जो मुस्लिम यहीं पर रह रहे हैं उन्हें श्रेष्ठ मुस्लिम के रूप में माना जाता है। इसी तरीके से अजलफ कैटेगरी दूसरी कैटेगरी में आती है, तो उनको जो है उस कैटेगरी को अजलफ की है, मतलब ये मध्यम वर्ग के माने जाते हैं। जो भारत के ओबीसी समूह थे उनके द्वारा जब इस्लाम का मतलब कन्वर्ट किया गया तो उनके द्वारा एक कैटेगराइजेशन देखा गया, तो ये वही अजलफ, ठीक है ना। तीसरा सबसे निचले स्तर के अर्जल देखे जाते हैं। अशरफ नंबर 1, नंबर 2 अजलफ, नंबर 3 है अर्जल देखे जाते हैं। इनकी स्थिति जो है अनुसूचित जातियों जैसी स्थिति है। जुलाहे, बुनकर या इस तरीके के कार्यों में लगे हुए जो मुस्लिम हैं उनके साथ भी अस्पृश्यता का व्यवहार देखा जाता है। यानी भारत में जब अन्य धर्म यहाँ पर आए तो भारतीय समाज यानी हिंदू समाज की जो विशेषताएं थीं वो उनमें भी देखी गई। भले ही ईसाईयत यह दावा करता है कि वो समानता पर आधारित है, इस्लाम यह दावा करता है कि वह समानता पर आधारित है, लेकिन इन धर्मों में भी एक जातिगत स्त्रीकरण भारत में आने के बाद बन गया। ऐसे में इन धर्मों में जो सबसे निचले स्तर पर रहने वाले हैं वंचना की स्थिति में हैं, अस्पृश्यता की स्थिति में हैं, और यह मांग की जा रही है कि उनको भी कंसीडर किया जाए। धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग यहाँ पे की जा रही है। तो देखिए, धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग जो मैंने आपको बताया है, इसको थोड़ा सा अब हम लोग लिखने के उसमें आप चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए, सच्चर कमिटी की मतलब रिपोर्ट के अनुसार भारत में मुस्लिम समुदाय में सर्वाधिक सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन देखा जा रहा है।
तो इसलिए मुस्लिम समाज का जनसंख्या के अनुपात में शासन की भागीदारी नहीं है। प्रशासनिक सेवा में केवल 3%, पुलिस में 4%, जबकि जनसंख्या 14%। अब तो ज़्यादा ही हो गई है। रंगनाथ मिश्रा आयोग ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षण की अनुशंसा की। इन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए 15% आरक्षण का समर्थन किया। 10% मुस्लिम समुदाय के लिए इन्होंने किया। यहाँ पर बोला गया कि जो भारत में आरक्षण दिया जा रहा है उस आरक्षण में क्यों धर्म के आधार पर आरक्षण मतलब क्यों नहीं दिया जा रहा है ऐसा। तो इसके जरा पक्ष में तर्क अब हम लोग सुनते हैं, फिर विपक्ष में बताएंगे और फिर निष्कर्ष भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसके पक्ष में तर्क क्या है कि अन्य धार्मिक समुदायों में भी सामाजिक स्तरीकरण पर आधारित असमानता देखने को मिलती है। मतलब इसका क्या है कि हिंदू समाज का प्रभाव अन्य धर्मों पर देखा जाता है, ठीक है ना। और उसमें क्या है कि जैसे अशरफ अफजल मुस्लिम इस तरीके के अल्पसंख्यकों में वंचना की भावना बढ़ रही है क्योंकि सामाजिक प्रतिनिधित्व सीमित है। तो धार्मिक वंचना राष्ट्रीय एकीकरण के सामने भी बाधा है। आप सोचिए कि अगर मुस्लिम समुदाय में ये भावना आ रही है कि हमारे अंदर पिछड़ापन बहुत है लेकिन सरकार इसके लिए गंभीर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस समुदाय के अंदर एक अलगाव की भावना का विकास संभव है। यह बोला गया कि यहाँ पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के अंदर देश के संविधान के प्रति विश्वास जगाने के लिए सकारात्मक भेदभाव करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने क्या बताया कि धार्मिक अल्पसंख्यकों में संविधान और सरकार की स्वीकार्यता बनाए रखने के लिए और सामाजिक व राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भी आवश्यक है। तो इसलिए धर्म के आधार पर आरक्षण देना उचित है, गलत नहीं है। यह बोला गया कि भारत में अधिकांश जो धार्मिक समुदाय हैं उन पर हिंदू समाज का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है और इसलिए यहाँ पर स्तरीकरण भी देखा जा रहा है। अब हम लोग इसके विपक्ष में तर्क देखते हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान संविधान में उल्लिखित ही नहीं है। धर्म के आधार पर आरक्षण सांप्रदायिक भावना को मजबूत करने वाला होगा। भारत में आरक्षण का आधार सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन है, ना कि धार्मिक पिछड़ापन, ठीक है ना। लोगों का मानना है कि धर्म के आधार पर आरक्षण लोगों को तोड़ने वाला कदम हो सकता है, न कि जोड़ने वाला। तो निष्कर्ष क्या है कि आरक्षण नीति को धर्म से तटस्थ रखने की आवश्यकता है, यानी कि आरक्षण नीति को धर्म से तटस्थ रखने की आवश्यकता है क्योंकि संविधान जो है, ब्रैकेट में आप चाहे तो अनुसूचित जाति जनजाति लिख सकते हैं, आदेश 1950 के तहत शेड्यूल कास्ट में हिंदू के साथ सिख धर्म बौद्ध धर्म के सदस्य शामिल हैं, जबकि मुस्लिम ईसाई पारसी जैन इसके दायरे से बाहर हैं। इसी संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका प्रस्तुत हुई। वहाँ पे इसके तहत ईसाई धर्म में अनुसूचित जाति से जुड़े समूह द्वारा आरक्षण की मांग की गई। यानी जो लोग अनुसूचित जाति से बिलोंग करते थे और उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, लेकिन जब उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार किया तो उन्हें आरक्षण का अधिकार नहीं दिया गया। उन्हें कहा गया हिंदू समाज में जाति व्यवस्था थी, ईसाई में तो है नहीं, लेकिन जो व्यवहारिक स्तर पर देखा गया कि समाज की सोच उनको लेकर उनके लिए नहीं बदली। भले ही उनका धर्म बदल गया लेकिन समाज का व्यवहार, समाज की सोच नहीं बदली। और वो ईसाई होने के बावजूद भी दलित या जो SC क्रिश्चियन थे वो मतलब कहलाए और उनकी वंचना भेदभाव बनी रही, उनके द्वारा आरक्षण की मांग की गई। तो इस संबंध में तर्क दिया जा रहा है कि धर्म में परिवर्तन का प्रभाव सामाजिक बहिष्करण पर नहीं देखा गया। जाति स्तरीकरण ईसाई धर्म के अधीन भी देखी गई, इसलिए अन्य धर्मों में शेड्यूल कास्ट से संबंधित समूहों को भी अनुसूचित जाति के रूप में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आर्थिक आधार पर आरक्षण, ठीक है ना। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सही है, गलत है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू और देखते रहिए डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। नमस्कार।